नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कई सालों तक पूरे देश को झकझोरा, नीतीश कटारा हत्याकांड। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। इसमें ऑनर किलिंग है, राजनीतिक रसूख है और एक माँ की इंसाफ के लिए वो लंबी लड़ाई। सही कहा। हमारे पास इस केस पर एक विस्तृत लेख भी है, नीतीश कटारा हत्याकांड, ऑनर किलिंग और न्याय की लड़ाई। तो आज हम उसी के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब कैसे 17 फरवरी 2002 की वो रात एक जिंदगी खत्म हुई और एक बहुत लंबी कानूनी जंग शुरू हुई। तो शुरू से शुरू करते हैं। 16 फरवरी 2002 की रात थी। गाजियाबाद में एक शादी का फंक्शन था। नीतीश कटारा 23 साल के थे, अपनी दोस्त भारती यादव के साथ वहां मौजूद थे। हाँ। शादी के बाद देर रात भारती के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव नीतीश को अपनी टाटा सफारी में लेकर गए। कहा कि चलो एक ड्राइव पे चलते हैं। और वो नीतीश की आखिरी ड्राइव साबित हुई। हाँ, अगली सुबह 17 फरवरी को उनका शव मिला, गाजियाबाद से काफी दूर, कोई 80 किलोमीटर दूर, खुर्जा हाईवे पर। और शव की हालत बहुत खराब थी, पहचानना भी मुश्किल था। सिर पर हथौड़े से वार के निशान थे और बॉडी को डीजल से जलाया हुआ था। भयानक। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम ने साफ किया कि मौत जलने से नहीं, बल्कि जलने से पहले जो चोटें लगी थी उनसे हुई थी। मतलब पहले मारा, फिर सबूत मिटाने के लिए जलाया। बिल्कुल। और नीतीश कटारा 23 साल का नौजवान, IIT गाजियाबाद से ग्रेजुएट, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। हाँ, DHFL में। माँ नीलम कटारा वो एक टीचर है। और वजह भारती यादव से उनका रिश्ता। हाँ, करीब 2 साल से उनका प्रेम संबंध था और यही बात भारती के परिवार को, खासकर उनके पिता DP यादव, जो उस समय काफी प्रभावशाली नेता थे, बिल्कुल, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो इसे अपनी इज्जत के खिलाफ मानते थे। तो ये तो सीधे सीधे ऑनर किलिंग का मामला लगता है। हाँ, देखा जाए तो ये ऑनर किलिंग का एक टेक्स्ट बुक मामला ही है, लेकिन इसकी जांच और फिर कोर्ट की कार्रवाई वो उतनी सीधी नहीं थी। अच्छा, कैसे? देखिए, 18 फरवरी को नीतीश की मां नीलम कटारा जी ने FIR दर्ज करवाई। विकास और विशाल यादव दोनों मध्य प्रदेश से गिरफ्तार भी हो गए। ओके। और शुरुआती पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल भी किया था, पर बाद में जैसा अक्सर होता है वो अपने बयान से पलट गए। लेकिन सबूत तो थे, जैसे खून के नमूने मिले होंगे गाड़ी से, DNA जांच हुई होगी। हाँ, बिल्कुल, सबूत जुटाए गए, खून के नमूने लिए गए, एम्स में DNA जांच हुई, हत्या में इस्तेमाल हुआ हथौड़ा भी बरामद किया गया। फिर चुनौती कहाँ आई? सबसे बड़ी चुनौती थी राजनीतिक दबाव। DP यादव का रसूख बहुत ज्यादा था। हाँ, ये तो जाहिर है। तो एक डर हमेशा बना हुआ था कि भाई जांच कहीं प्रभावित ना हो जाए, सिस्टम पर असर न डाला जाए। सही बात है। और इसी गंभीर चिंता को देखते हुए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2006 में ये केस गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, दिल्ली भेजा गया ताकि निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद रहे। बिल्कुल, यही मकसद था। और गवाहों का क्या? ऐसे केस में गवाह मिलना और फिर उनका टिके रहना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। आप सोचिए, 100 से ज्यादा गवाह थे इस केस में। 100 से ज्यादा? हाँ, लेकिन बहुत से गवाहों पर इतना दबाव पड़ा कि वो अपने पहले दिए बयानों से पलट गए, मतलब हॉस्टाइल हो गए। और एक अहम गवाह थे अजय कुमार। वो उस रात शादी में थे और उन्होंने नीतीश को आखिरी बार यादव बंधुओं के साथ जाते देखा था। हाँ। उन पर तो जहर देकर मारने की कोशिश तक हुई। क्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच को दबाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, खासकर जब सामने इतने ताकतवर लोग हों। और भारती यादव, जिनसे नीतीश का रिश्ता था, उनकी गवाही का क्या हुआ? वो तो अहम कड़ी रही होंगी। उनकी गवाही हुई, पर काफी देर से हुई। और जब हुई तो उन्होंने नीतीश से किसी भी तरह के प्रेम संबंध होने की बात से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो ये तो प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, एक झटका तो था। हालांकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो काफी मजबूत थे। इन सब मुश्किलों के बीच एक नाम बार बार आता है, नीलम कटारा जी का। उनका संघर्ष। निश्चित तौर पर नीलम कटारा जी इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी बनी रही। सोचिए, एक माँ अकेली इतने ताकतवर सिस्टम के सामने, धमकियां मिली, दबाव डाले गए, निराशा के पल भी आए होंगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने बेटे के लिए न्याय चाहती थीं और वो डटी रहीं। ये वाकई अद्भुत है। हाँ, मार्च 2002 में ये केस CBI को सौंपा गया था और CBI ने भी तमाम दबावों के बावजूद अपनी जांच पूरी की। तो फिर मामला दिल्ली कोर्ट पहुंचा, ट्रायल शुरू हुआ। हाँ,
दिल्ली की सेशन कोर्ट में ट्रायल चला 2006 से 2008 तक। और फैसला? मई 2008 में फैसला आया। कोर्ट ने विकास और विशाल यादव दोनों को दोषी पाया। अपहरण के लिए आईपीसी 364, हत्या के लिए आईपीसी 302 और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी 201। सजा क्या हुई? उम्र कैद और जुर्माना भी लगाया गया। उम्र कैद, ये एक अहम पड़ाव था, लेकिन जैसा आपने कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाँ, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, और यहाँ सजा की अवधि को लेकर कुछ पेचीदगी आई है ना? बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2014 में पहले तो ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा, लेकिन फिर फरवरी 2015 में हाई कोर्ट ने सजा को और सख्त कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। सख्त कैसे? उम्र कैद तो पहले से थी। हाई कोर्ट ने कहा कि विकास और विशाल यादव को कम से कम 25 साल जेल में बिताने होंगे, और इन 25 सालों में उन्हें सजा में कोई छूट मतलब रिमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, 25 साल बिना रिमिशन के? हाँ। और जो तीसरा दोषी था सुखदेव पहलवान, जिसे कॉन्ट्रैक्ट किलर माना गया था, हाँ, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई, बिना किसी छूट के। ये बिना छूट के 25 साल या बिना छूट के 20 साल, इसका क्या मतलब है? ये सामान्य उम्र कैद से कैसे अलग है? ये थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, सामान्य उम्र कैद में क्या होता है कि सरकार कैदी के अच्छे बर्ताव या दूसरे कारणों से उसकी सजा कम कर सकती है, और अक्सर कैदी 14 साल या उससे कुछ ज्यादा समय बाद रिहा हो जाते हैं। हाँ, सुना है। लेकिन यहाँ हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस अपराध की क्रूरता और ये कि ये ऑनर किलिंग थी, समाज पर इसका जो असर पड़ता है, उसे देखते हुए इन दोषियों को एक निश्चित अवधि यानी 25 साल और 20 साल जेल में बितानी ही होगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह से सजा को और ज्यादा कठोर बनाना था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक संदेश भी था कि इस तरह की बर्बरता, खासकर ऑनर के नाम पर, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा? फांसी की भी मांग उठी थी शायद। हाँ, नीलम कटारा जी और प्रोसिक्यूशन ने फांसी की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2015 में फांसी की मांग खारिज कर दी। ओके। पर अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस बिना छूट वाले फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा। यानी विकास और विशाल के लिए 25 साल बिना रिमिशन के और सुखदेव पहलवान के लिए 20 साल बिना रिमिशन के। ये सजा फाइनल हो गई। तो मतलब 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद अक्टूबर 2016 में ये फैसला अंतिम हुआ। हाँ, कह सकते हैं कि न्याय ने अपना काम पूरा किया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं और ये केस फिर से सुर्खियों में है। कुछ हालिया घटनाक्रम हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रियाएं कितनी लंबी और उलझी हुई हो सकती हैं, खासकर जब प्रभावशाली लोग शामिल हों। क्या हुआ है अभी हाल में? 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अगस्त 2025 में सुखदेव पहलवान को रिहा कर दिया गया। रिहा? लेकिन उसे तो 20 साल बिना छूट की सजा थी। हाँ, क्योंकि उसने वो 20 साल की सजा पूरी कर ली थी। अच्छा, 20 साल पूरे हो गए उसके? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक सामान्य आदेश था कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उन्हें रिहा किया जाए, तो वो उसी प्रक्रिया के तहत बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तो नियमों के हिसाब से हुआ। लेकिन विकास यादव का मामला भी गरमाया है। हाँ, वो ज्यादा पेचीदा है। विकास यादव को कुछ समय पहले अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को और बढ़ाने से इनकार कर दिया। ओके। मामला फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और वहां नीलम कटारा जी ने एक अर्जी डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास ने जमानत पाने के लिए अपनी शादी से जुड़े कुछ दस्तावेजों में हेरफेर की है। ओह, यानी जमानत लेने के लिए गलत जानकारी दी? यही आरोप है कि जमानत का आधार झूठा था। तो अब इस पर क्या हो रहा है? हाई कोर्ट ने अब अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो विकास की कथित शादी की तारीख वगैरह की पुष्टि करें। और नीलम कटारा जी ने तो ये भी मांग की है कि झूठे आधार पर जमानत लेने के लिए विकास पर अलग से मुकदमा चलाया जाए। बाप रे, तो मतलब ये कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है? बिल्कुल। अगली सुनवाई दिसंबर 2025 में होनी है। ये दिखाता है कि सजा तय होने के सालों बाद भी कानूनी दांवपेच चलते रहते हैं। विकास और विशाल की 25 साल की सजा तो करीब 2027 में पूरी होगी, तब तक वो जेल में ही है। तो ये तो हुए हालिया अपडेट्स। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, इस पूरे केस का असर क्या रहा समाज पर, कानून पर?
ये सिर्फ यादव परिवार या कटारा परिवार का मामला तो नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और व्यापक रहा। सबसे पहली बात तो इसने ऑनर किलिंग के मुद्दे को नेशनल डिस्कोर्स में ला दिया। हाँ, ये शब्द शायद बहुत लोगों ने पहली बार ठीक से सुना और समझा होगा। बिल्कुल, लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ गांवों या पिछड़े इलाकों की बात नहीं है, शहरों में भी, पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसी मानसिकता हो सकती है। इसकी भयावहता सामने आई। और इसी बहस और दबाव का नतीजा था कि बाद में 2010 के आसपास ऑनर किलिंग को लेकर कानूनों में सख्ती की बात हुई। इसे हत्या जितना ही गंभीर माना गया। और नीलम कटारा जी का संघर्ष वो तो अपने आप में एक मिसाल बन गया। बेशक, उनका वो फाइट फॉर जस्टिस अभियान उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बना जो ताकतवर सिस्टम के सामने खुद को बेबस और अकेला पाते हैं। सही बात है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप सच के साथ हैं और लड़ने का जज्बा रखते हैं तो नतीजा मिल सकता है, भले ही रास्ता कितना भी लंबा और मुश्किल क्यों न हो। कानूनी मोर्चे पर क्या असर पड़ा? गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा आपने उठाया था। हाँ, वो बहुत बड़ा सबक था इस केस से। इसने एकदम उजागर कर दिया कि हमारे सिस्टम में गवाह कितने असुरक्षित हैं। अगर गवाही सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, डरेगा, तो वो सच कैसे बोलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? हाँ। तो इसी केस के बाद गवाह संरक्षण कानूनों को मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया। 2010 के बाद कुछ सुधार हुए भी। हालांकि सवाल आज भी है कि क्या वो उपाय काफी हैं, खासकर हाई प्रोफाइल मामलों में। और सिस्टम के दुरुपयोग की बात भी सामने आई थी, जैसे विकास यादव को बार-बार पैरोल या जमानत मिलना। हाँ, वो आंकड़ा तो चौंकाने वाला था कि 2010 से 2012 के बीच विकास यादव को 66 बार पैरोल या जमानत मिली थी। 66 बार? हाँ, ये सवाल उठाता है कि क्या प्रभावशाली लोगों के लिए नियम थोड़े लचीला हो जाते हैं? क्या सिस्टम में ऐसी कमजोरियां हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं? मीडिया की भूमिका भी रही इसमें। हाँ, मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया। एनडीटीवी ने विकास यादव का एक कथित ऑडियो टेप भी चलाया था जिसमें वो कुछ कबूल कर रहा था। अच्छा। हालांकि कोर्ट ने उसे सबूत के तौर पर नहीं माना, लेकिन उसने मामले को पब्लिक की नजर में बनाए रखने में मदद की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नीतीश कटारा हत्याकांड हमें क्या सिखाता है? क्या सबक है इसके? देखिए, ये केस हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करता है। पहला, ये दिखाता है कि ऑनर या इज्जत के नाम पर कैसी भयानक क्रूरता हो सकती है। दूसरा, ये दिखाता है कि राजनीतिक रसूख और पैसा कैसे न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। सही। तीसरा, ये गवाहों की सुरक्षा की अहमियत को रेखांकित करता है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, ये एक माँ के अदम्य साहस, उसके दृढ़ संकल्प की कहानी है, नीलम कटारा जी की। हाँ, 14 साल की वो अदालती लड़ाई, फिर दोषियों को सजा मिलना और उसके बाद भी जमानत और रिहाई को लेकर कानूनी बहस का जारी रहना, ये हमारी न्याय प्रणाली की जटिलताओं को भी दिखाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि क्या न्याय मिलने और सजा तय हो जाने के बाद भी, खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में, कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसे लंबा खींचने की कोशिशें जारी रहती हैं? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे सुखदेव पहलवान की रिहाई तो नियमों के अनुसार हुई क्योंकि उसने सजा पूरी कर ली थी, लेकिन विकास यादव की जमानत पर जो हालिया बहस चल रही है वो दिखाती है कि कानूनी लड़ाई शायद अंत तक चलती रह सकती है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सवाल ये है कि क्या इतने सालों बाद भी हम ये पक्का कर पाएं कि गवाह सुरक्षित महसूस करें? क्या हमारी जांच एजेंसियां, हमारी अदालतें वो बाहरी दबावों से पूरी तरह मुक्त होकर काम कर पाती हैं? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिस पर हमें समाज के तौर पर लगातार विचार करते रहना होगा। नीतीश कटारा केस सिर्फ अतीत की एक दुखद घटना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक चेतावनी है, एक सबक है कि न्याय के लिए जागरूकता और संघर्ष वो हमेशा जरूरी है। बहुत अहम बात कही आपने। इस गंभीर और महत्वपूर्ण मामले पर इतनी गहराई से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।